हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिकल काइनेटिक्स जो हमारा चैप्टर है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में आता है उस यूनिट के बारे में। वो केमिकल काइनेटिक्स यूनिट 5 है फिजिकल केमिस्ट्री का, जो कि पूरा यूनिट और पूरा चैप्टर है। मैं इसीलिए यूनिट 5 को पहले कवर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपने पढ़ लिया लॉग और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम दूसरी तरफ ये पढ़ेंगे फिजिकल काइनेटिक्स के फिजिकल केमिस्ट्री के मेन चैप्टर में जो है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, तो उसको कवर करेंगे। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पूरा डिटेल में नहीं लूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वही बताने वाला हूँ। जैसे कि हो गया, आप लोग को एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूंगा केमिकल काइनेटिक्स का अभी, ठीक है। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी इसके नेक्स्ट वाले पार्ट्स में आएंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आरएनएस इक्वेशन, एक्वेशन एनर्जी, ठीक है। बहुत सारा चीज़ है इसमें, ठीक है। बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। तब तक आपको क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैंने बोला था कि मैं बेस से चालू करूंगा, तो हमारा फर्स्ट जो वहाँ पे टर्म आया है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, इसको पहले डिस्कस कर देते हैं। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जब चेंज होता है टाइम को लेकर, तो उसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम और अच्छे से देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिखते हैं dx/dt, ठीक है, इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। चेंज, इसमें चेंज आता है कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल सा डिफाइन, ठीक है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो है रेट का यूनिट या फिर क्या बोलते हैं फॉर्मूला क्या रहता है, ठीक है। तो ये है dx अपॉन dt कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब बढ़ रहे हैं हम इसके यूनिट के ऊपर, ठीक है। इसका यूनिट रहता है आर, लिख लेते हैं। आर इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट, ठीक है। अगर फॉर्मूला में पूछा जाए कि इसका यूनिट क्या है तो आप बता सकते हो, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। वो क्या होता है, यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा है N2 + H2 गिव्स यू NH3, ठीक है। अब अगर हम इसका रेट निकालेंगे तो रेट इज इक्वल टू K, कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट होता है, और ये कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ये, ठीक है। ये देखो रिएक्टेंट, ठीक है। अब यूनिट टाइम T। अगर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता क्या है, अगर ये इसकी वैल्यू अगर 1 हो जाए, मतलब कि N2 का कंसंट्रेशन 1 हो जाए, H2 का कंसंट्रेशन 1 हो जाए, और जो इसमें टाइम दिया है वो भी 1 सेकंड में 1 सेकंड हो, इसका ये वो क्या रहता है कंडीशन, N2 इज इक्वल टू 1, मतलब कि जो कंसंट्रेशन दिया है अगर उसकी वैल्यू 1 हो और टाइम की भी वैल्यू 1 सेकंड हो, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, रेट क्या बनेगा। बताया वही गया है मेरे द्वारा आपको कि अगर यहाँ पे N2 की वैल्यू 1 हो, N2 के कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 हो और H2 की भी 1 हो और टाइम भी हमारा 1 सेकंड लगे, जो हमारा रेट कांस्टेंट है उसी को हम कहेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये था दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको समझ में आना चाहिए, कंसेंट जो आपके खोपड़िया में घुसना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे टर्म में, हमारे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारा है रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है, इट रिलेट्स द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट विद द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका रेट, जैसे देखो आप ये एक रिएक्शन दिख रहा है, ठीक है। अब रिएक्टेंट टूटेगा या फिर डिसइंटीग्रेट होगा, मतलब टूटेगा ही तभी तो प्रोडक्ट बनेगा या फिर फॉर्म होगा प्रोडक्ट। यहाँ पे होता क्या है आपको अभी अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये होता है, देखो ये N2 है, ठीक है। N2 का अगर कंसंट्रेशन कम होगा और इसका भी कम होगा, तो ये दोनों का जो कम होगा वही यहाँ पे फॉर्म होगा, मतलब ये दोनों का रिएक्टेंट अपना अपना कंसंट्रेशन तोड़ेंगे, मतलब रिएक्टेंट में कुछ टूटता होगा तभी तो फॉर्म होता होगा, मतलब पहले इन लोग का बॉन्ड ब्रेक होता है तब जाके नया बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। ये था सिंपल सी बात। अब इसको हम रेट लॉ एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकते हैं वो आपको बताते हैं, ठीक है। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन को रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखना है वो आपको बताता हूँ। देखो आपको रिएक्टेंट वाली साइड में कुछ नहीं करना है, जैसे हम dx/dt लिखते हैं रेट को, तो कंसंट्रेशन है हमारे यहाँ पे N2, माइनस इसलिए लगा है क्योंकि ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है, और कोई बात नहीं है। यहाँ पे प्लस नहीं लगेगा, इक्वल लगेगा, -1/3 जो हमारा टर्म रहता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। dH2/dt इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, dNH3, और प्रोडक्ट वाले में हमारा माइनस साइन नहीं लगेगा, ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मोलिकुलरिटी कैसे निकालते हैं किसी भी रिएक्शन का, या फिर मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन होता क्या है। मैं इसका डिफाइन बता देता हूँ, प्रॉपर डिफाइन, इट इज द सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑल रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन, ठीक है। अब समझ में नहीं आया होगा मुझे, पूरा यकीन है। इसको ये देखो रिएक्शन है, ठीक है।
अभी N2 के सामने कुछ नहीं है तो उसको 1 सपोज करते हैं, ठीक है। इसके सामने 3 है, इसके सामने 2 है। सो मोलेकुलरिटी में क्या होता है कि इट इज द सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑल रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये सामने वाले नंबर, ये जो नंबर है हमारे, ये मोलेकुलरिटी बताते हैं किसी भी रिएक्शन का। सो इस रिएक्शन की मोलेकुलरिटी क्या होगी, m इज इक्वल्स टू ये N2 के लिए 1 होगी और इसके 3 होगी, H2 की 3 होगी, क्योंकि देखो इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 सपोज है, इसके सामने 3 है। पहले आपको बैलेंस करना पड़ेगा किसी भी केमिकल इक्वेशन को या फिर केमिकल रिएक्शन को, फिर उसके बाद आपको उसकी मोलेकुलरिटी को मतलब जो सामने उसका वो है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको सम ऑफ कर देना है। सो इसकी मोलेकुलरिटी होगी 4, ठीक है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे टर्म में। बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना तो भूल गया कि मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कभी भी जीरो नहीं होता है। सो आप ये ध्यान रखना है कि मोलेकुलरिटी कभी जीरो नहीं होता है, भले कोई सा भी रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, प्लान दिखाना, पर ये कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिफाइन या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। सो इसको एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा आपके लिए आसान होगा, ठीक। सो इसका डिफाइन क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन टू ब्रिंग अ केमिकल चेंज, ठीक है। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सो इससे कुछ समझ में नहीं आता है। सो ये एग्जांपल है, पहला एग्जांपल बेसिक एग्जांपल है हमारा, ठीक है। सो बेसिक एग्जांपल में देखो सामने 2 दिख रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन अगर हम बनाएंगे, सो इसका रेट अगर लिखेंगे तो ऐसे होगा KHI2, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका रहेगा सेकंड, ठीक है। सो ये यहाँ पे डिफाइन सही होती है, पर ये हर जगह सही नहीं होती, आपको दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका ऑर्डर 2, पर ये ऑर्डर 2 नहीं है, इसका ऑर्डर 1 है। वो कैसे है वो आपको डिफाइन से पता चलेगा, ठीक है। सो डिफाइन क्या है, इट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दोस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल चेंज टू ब्रिंग आउट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे कि देखो ये रिएक्शन जो दिख रहा है इसका हर मॉलिक्यूल नहीं गया, देखो इसका हर मॉलिक्यूल नहीं गया है, इसके कुछ मॉलिक्यूल गए हैं, तो इसीलिए इसका ऑर्डर 1 है, ठीक है। सो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑर्डर कभी भी पावर को देख के नहीं लगा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे केस में ऑर्डर और मोलिकुलरिटी डिफरेंस होती है। सो बात करते हैं इसके छोटे से पार्ट। यही है कि ना बहुत सारी रिएक्शन में जो पहली डिफाइन थी वो सही थी, पर बहुत सारे ऐसे भी रिएक्शन थे जिनमें वो डिफाइन सही नहीं थी। सो बात यही है कि आपको ना सेकंड डिफाइन की तरफ जाना है। सो आप सोच रहे हो सेकंड डिफाइन आपको कैसे मिलेगी, पीडीएफ में आपको पूरे डिफाइन की आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसको एकदम लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना। बीएससी फर्स्ट ईयर की ही है वो, टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम आराम से डिटेल्ड है। क्लास 12 तक तो हमने यही पढ़ा सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, पर नहीं यहाँ पे अलग डिफाइन लगेगी बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। तो आपको ना वही याद करनी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। वैसे आप अगर सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन वाली भी अगर लिख लोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में तो कोई गलती नहीं होगी, पर आपको डेवलप करना है, डेवलप, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है वो कैसा रिएक्शन है जिसका मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर सेम रहता है, ठीक है, या फिर एक ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, वो होता है हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। सो मैंने इसको नहीं लिखा बोर्ड में, मैंने एग्जांपल दिया है, आपको बता रहा हूँ, फिर से आप सुन लो। एक ऐसा रिएक्शन जिसका मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर सेम रहता है और जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, वो होते हैं हमारे एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। इस वीडियो का, ठीक है, यह है सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों बोलता है, क्योंकि लगता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पर ऐसा नहीं रहता, ठीक है। सिंपल सा डिफाइन, अगर आप क्लास 12 के लिए पढ़ रहे हो तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा रहता है। सो इनमें लिखा रहता है रिएक्शन हो से ऑर्डर इज सीम्स टू बी फर्स्ट ऑर्डर बट इट इज नॉट, ठीक है, ये रहता है उसका डिफाइन। अब हम पढ़ते हैं बीएससी के लिए। सो बीएससी के लिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जिसका मॉलिक्युलरिटी 2 रहता है और ऑर्डर 1 रहता है, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सिंपल सा डिफाइन, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पूरा डिफाइंस का, अच्छे से डाउनलोड कर लेना। और ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सो आपको ये एग्जाम्पल में एग्जाम में तो आएगा ये एग्जाम्पल, ठीक है, सो डरने की बात नहीं है। सो ठीक है, ये थी बहुत ही छोटी सी वीडियो बेसिक टर्म्स से केमिकल काइनेटिक्स के, जो आपको पता होने चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने से पहले जो टर्म आपको पता होना चाहिए वो मैंने सब कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, उसके डेरिवेशन, हाफ लाइफ टाइम, आर्हेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, कैटालिसिस, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, कोई टेंशन नहीं है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या फिर इंस्टा में डीएम कर लो, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल।